बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब हलाकू खान बगदाद पे हमला आवर हो रहे थे तो उस वक्त बगदाद में दो उलमा के ग्रुप्स ऐसे मौजूद थे जो इस बहस में मसरूफ़ थे, जो इस मुकालमे में, जो इस मुनाजरे में मसरूफ़ थे कि कवा हलाल है या नहीं है। चुनांचे उस वक्त भी चंद अहले दानिश मौजूद थे और उन्होंने उन दो उलमा के ग्रुप्स को मशवरा दिया कि एक बहुत बड़ा ख़तरा हमारी सरहदों पे मौजूद है, हमारी रियासत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। इन अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को वक्ती तौर पे बुला के आप आए और एक कौम बन के एक तजावीज़ दें कि इस ख़तरे का सामना कैसे करना है, और प्रैक्टिकली आप सिर्फ तजावीज़ न दें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसमें हिस्सा भी डालें। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। चुनांचे हलाकू खान जब हमलावर होते हैं तो मुर्रिखीन लिखते हैं कि इतना इंसानी खून बहाया गया कि घोड़ों के जो घुटने थे, घुटनों तक घोड़े जो है वो खून में डूब गए थे। यानी कि इतना ज़्यादा खून था। और हलाकू खान ने मुसलमानों का जो इल्मी और अदबी विरसा था, जो लाखों किताबें थी और बहुत नायाब कीमती बहुत नायाब किताबें थी, वो कुछ समंदर बुर कर दी और कुछ जला दी। और मुर्रिखीन आज तक ये बात तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को, इन दो उलमा के ग्रुपों को उस वक्त क्या ऐसे नफ्सियाती मसाइल थे कि वो इतने अहम और पुरखतर वक्त में भी अपने ज़ाती मफाद से बाहर नहीं निकल रहे थे। चुनांचे जब मैं आज देखता हूँ, और 2-3 दिन पहले जब इमरान खान साहब ने चंद सीनियर सहाफ़ियों को मदऊ किया इंतहाई मुश्किल हालात में, जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े चैलेंज से, एक बहुत बड़े ख़तरात से दो चार है, तो हर एक ने अपना राग एलापना शुरू कर दिया। हर एक को अपना अपना ज़ाती मफाद मुझे उनके सवालों से बिल्कुल वाज़ेह लग रहा था कि वो उनके पेश नज़र था। और इस बड़े जो चैलेंज के लिए, तजावीज़ के लिए, अमली इक़दामात के लिए, प्रपोजल्स के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वो इन चंद 3-4-5 सीनियर सहाफ़ियों के ज़ाती मफाद की नज़र हो गई। और तो तारीख़ से हमेशा ये साबित होता है कि जैसे वो उस वक़्त के उलमा जो हलाकू खान के वक्त थे, वो अपना ज़ाती मफाद सामने लाकर एलाप रहे थे और इतने बड़े ख़तरे को वो में जो ना एक कौमी मफाद की तरफ, कौमी इत्तेहाद की तरफ नहीं जा रहे थे। तो तारीख़ में ये जो चंद 3-4 सीनियर सहाफ़ी हैं, ये वक्त बताएगा, और आज भी वक्त बता रहा है, लोगों का रिएक्शन बता रहा है, और वक्त भी, तारीख़ की किताबें भी ये साबित करेंगी कि ऐसे मफाद परस्त ग्रोह उस वक़्त भी पाकिस्तान में मौजूद थे जो अपना ज़ाती राग एलाप रहे थे। नाजरीन, इससे गुज़श्ता जो वीडियो है उसमें मोहम्मद मालिक साहब के हवाले से मैंने चंद अदाद व शुमार आपके सामने रखे थे कि MDPTV जब बने थे तो कितना लॉस था और कितनी सरकारी गाड़ियां उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के सीनियर ऑफिशल्स को दी थी। तो मेरे चंद दोस्तों ने मुझसे यानी कि रब्ता किया और ये कहा कि जो इमरान खान साहब का क्लिप भी मैंने कल दिखाया था अपनी वीडियो में, कि मोहम्मद मालिक साहब के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो PTV के डिफ़ाल्टर थे। तो वो किस तरह डिफ़ाल्टर थे और ये क्या किस्सा है। तो मैंने सोचा कि चूँकि 1-2 वीडियोज़ में मोहम्मद मालिक साहब के कारनामों का अहाता हो नहीं सकता, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3-4-5 वीडियोज़ और भी उनके जो करप्शंस हैं, जो उन्होंने सरकारी वसाइल का, सरकारी ख़जाने को लूटा है और बेदरेग इस्तेमाल किया है, वो आप लोगों के सामने वक्तन फ़वक्तन मैं पेश करता रहूं। तो नाज़रीन, ये एक स्टोरी है, क्योंकि मैं हमेशा दलील के साथ बात करता हूं, रिटन, ताकि मेरे पास कोई रिटन वो भी मौजूद हो, सबूत मौजूद हो। ये एक स्टोरी है अहमद नूरानी की। आप लोग जानते होंगे, हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन इन्होंने इस स्टोरी में बहुत सारे आदाद व शुमार दिए हैं। और मैंने इस स्टोरी की सिलेक्शन क्यों की है, क्योंकि एक तो ये उनकी बरादरी में से हैं और जंग जियो से वाबस्ता रहे हैं, और आजकल इनके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ भी उठ रहा है जंग जियो के लिए। तो ये भी जंग जियो से ही उस वक़्त वाबस्ता थे अहमद नूरानी साहब, और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, साथ बाकायदा प्रूफ साथ अटैच किए हैं। मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया है कि एक तो इनको जियो की याद बहुत ज़्यादा आ रही है, इनके नज़दीक जियो बहुत बड़ी दलील है, जंग न्यूज़ बहुत बड़ा आर्गूमेंट है इनके लिए हरफ़े आखिर है। तो एक तो ये भी है, और दूसरा ये है कि इसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच हैं। तो ये
अब उसमें शुरू में ये लिखते हैं कि ये जो स्टोरी है मोहम्मद मालिक के बारे में, जर्नलिस्ट करप्शन स्कैंडल मोहम्मद मालिक, कि किसी अखबार ने इसको छापने से इनकार कर दिया था, लिहाजा मैंने मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर ये स्टोरी जो है वो पब्लिश कर दी है। अब आप सुने, ये जो हमारे सुकरात साहब थे जो परसों गिरबान पकड़ने की बात कर रहे थे, उनके ज़रा कारनामों की तफसील आप सुन लीजिएगा। पहले मैं आपको बताऊं कि इनके चंद कंपनियों के नाम बताता हूं। पहले नंबर पे इनके आती है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है मीडिया मैजिक। और दूसरा एक प्रोडक्शन हाउस है, उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है पिंक प्रोडक्शन। तीसरा जो इनके जो बिजनेस है वो है ESP इनिशिएटिव, ये मैं फिलहाल है आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। चौथे नंबर पे आ जाता है ये मार्केटिंग हेड भी रहे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2007 में। और इसके अलावा 500 स्क्वायर यार्ड्स का I-8 में एक प्लाट भी उनको अलाट हुआ है। और पांचवा जो है, छठा सातवां जो है, जो मुझे याद नहीं कि कौन सा नंबर है, ये मालिक जोन के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। अब मैं आपको नाजरीन तफसील बताता हूँ कि ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनके मुताबिक मोहम्मद मालिक के नाम से ही, जब वो जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रहे जिसका नाम मीडिया मैजिक है, जो मैंने आपको पहले नाम बताया है। इसमें वो लिखते हैं ही वाज एमंग डिफॉल्टर्स ऑफ PTV, के ये PTV के ये जो मीडिया मैजिक उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी है मोहम्मद मालिक के नाम से है, वो डिफॉल्टर थे PTV की। कैसे? बट नो वन कुड डेयर टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ हिज जर्नलिस्टिक इन्फ्लुएंस। डिफॉल्टर होने के बावजूद भी उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता था। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अटैच किए, प्रेजेंटेड बाय द PTV बिफोर ए सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कि मीडिया मैजिक जो है वो डिफॉल्टेड था 15.31 मिलियन रुपीस का PTV का। 15.31 मिलियन का मतलब ये हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए मीडिया मैजिक ने PTV के अदा करने थे। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे है कि मीडिया मैजिक ने अपने इश्तिहारात चलवाए, अपनी एडवर्टीजमेंट कराई PTV पे। ज़ाहिर है जब अपनी कंपनी के इश्तिहारात चलवाए तो PTV को आपने एक पेमेंट भी करनी होती है, लेकिन वो 1.5 करोड़ जब बन गए तो उनमें से 1 रुपया भी मोहम्मद मालिक साहब की मीडिया मैजिक कंपनी ने अदा नहीं किया। अब दूसरी जो कंपनी है पिंक प्रोडक्शन, ये एक प्रोडक्शन हाउस है। द अदर कंपनी पिंक प्रोडक्शन इज बेसिकली रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अनीला मलिक, ये मोहम्मद मालिक साहब की वाइफ है, वाइफ ऑफ मोहम्मद मालिक। हाउएवर द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मोहम्मद मालिक अकॉर्डिंग टू द ऑलमोस्ट एवरीवन इन PTV, यानी कि नाम उनका है जैसे एक फ्रंट कंपनी होती है, आप लोगों ने सुना होगा ये 29 फेक अकाउंट्स जो आए थे कि फ्रंट कंपनीज किसी और के नाम पे बनाई गई, और इनका जो अल्टीमेट बेनिफिशरी था वो आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब और मुराद अली शाह वगैरह और दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं पीपल्स पार्टी के। ये भी एक तरीका वारदात होता है कि अपने बीवी के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे उन्होंने पिंक प्रोडक्शन बनाया, लेकिन सारे जो उसके इंतजामात थे, ज़मामेकार थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो मोहम्मद मालिक साहब कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द सेम डॉक्यूमेंट, Pink Production also defaulted PTV with an amount of Rs 15.381 मिलियन, यानी ये पिंक प्रोडक्शन भी PTV का डिफॉल्टर था। 15.381 मिलियन, यानी ये भी 1.5 करोड़ समझ लें। तो मोहम्मद मालिक साहब टोटल जो डिफॉल्टर हो गए PTV के, वो हो गए 3 करोड़ के, मुकम्मल 3 करोड़ के। और ये डॉक्यूमेंट से साबित है, ये कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए हुए उन्होंने। तो अब आप बताएं, और उसके बावजूद भी वो 2014 में MD PTV बन जाते हैं और PTV के डिफॉल्टर भी थे। अच्छा, अब ESP इनिशिएटिव, ये एक और है जनाब कि मुशर्रफ के 9 साल दौर में मुशर्रफ साहब ने रावल डैम के करीब एक रिक्रिएशनल पार्क यानी तफरीही पार्क की एक मंजूरी दी। और तफरीही पार्क में ज़ाहिर उसके वो जो ग्रीनरी वगैरह सब कुछ जो उसमें लगाना होता है, उसके लिए तो फिर मोहम्मद मालिक साहब के कान फिर खड़े हो जाते हैं और एक बार फिर वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखें, द अननेम्ड CDA सोर्सेज फर्दर रिवील दैट द मेन बेनिफिशरी ऑफ दिस मैसिव फ्रॉड वाज मोहम्मद मालिक, यानी कि वो एक तफरीही पार्क रावल डैम के करीब शुरू होता है परवेज मुशर्रफ के दौर में, और उसका जो सबसे बड़ा उस तफरीही पार्क का जो मेन बेनिफिशरी है वो मोहम्मद मालिक है। क्योंकि मोहम्मद मालिक को 25 एकड़ ज़मीन
उस पार्क में से मिलती है 25 एकड़। और आगे लिखते हैं कि जो द रिमेनिंग 9 पार्टीज गॉट 3 to 9 एकर्स इन द सेम एरिया। जो बाकी 9 पार्टी हैं उनमें से हर एक को, किसी को 3, किसी को 4, 3 से 9 एकर्स मिलते हैं, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब को जो है वो उसमें से 25 एकर्स मिलते हैं। हाँ, ही यूज टू, अच्छा अब इसमें यह लिखता है कि डिफरेंट सीरिया ऑफिशल्स ने हमें बताया कि मोहम्मद मालिक ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, मुख्तलिफ चैनल्स यूज़ किए, मुख्तलिफ असर रसूख यूज़ किया, मल्टीपल चैनल्स ऑफ अथॉरिटी टू गार्ड द 25 एकर्स अलॉटेड टू हिम बाय हुक और क्रुक। ठीक है, तो यानी कि उसने बहुत ज़्यादा इसमें वो किया और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हुए हैं। इससे भी आगे चले नाज़रीन कि 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये जो मोहम्मद मालिक साहब थे जॉइंड एज PTV एज इट मार्केटिंग हेड इन 2007, मार्केटिंग हेड थे और उस वक्त उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए थी। अब आप बताएं कि ये वहाँ पे मार्केटिंग हेड थे, यहाँ पे इनकी मीडिया मैजिक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और पिंक प्रोडक्शन भी इनकी एक कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है। तो वहाँ पे मार्केटिंग हेड लग के अपने मीडिया मैजिक के जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के इश्तेहारात वहाँ पे मुफ्त चलाते रहे। जब टोटल 1.5 करोड़ मालियत के बन गए तो उन्होंने वो अदा करने से भी इनकार कर दिया। इससे भी आगे चले नाजरीन के एक I-8 में 500 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लाट इनको अलॉट होता है मोहम्मद मालिक साहब को, 500 स्क्वायर यार्ड्स का। और अब इसमें ये लिखते हैं, मैं आखिरी चंद लाइनें बताता हूँ क्योंकि बहुत तवील कहानी है, 2-3 वीडियोज़ में भी नहीं हो सकती, तो मैं क्या करूँ। अब कहानी ही इतनी तवील है, करप्शन की ना ख़त्म होने वाली दास्तान है, तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, तो इसके लिए ज़ाहिर है मुझे 1-2 वीडियोज़ और करनी पड़ेंगी। दिस was meant to create some plots in luxurious sector I-8 of Islamabad where in fact no plots were available। कोई प्लाट्स ही नहीं थे, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब की ज़ाहिर ख्वाहिश थी कि I-8 में उनको प्लाट दिया जाए। ठीक है, तो हुआ क्या है कि वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उस वक्त क्रिएटेड बाय फिनिशिंग ग्रीन बेल्ट्स एंड प्ले ग्राउंड्स, उस वक्त जो सीरिया के अथॉरिटीज़ थी, मोहम्मद मालिक साहब ने अपने इन्फ्लुएंस यूज़ किया और ऊपर से फ़ोन वगैरह करवाए, तो उन्होंने प्ले ग्राउंड्स और ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म करके एक प्लाट की गुंजाइश पैदा की और मोहम्मद मालिक साहब को दे दी। इससे भी मज़ीद बहुत कुछ है नाज़रीन। मोहम्मद मालिक साहब के बारे में 1-2 वीडियोज़ में मज़ीद आपसे मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन आखिर में मैं अपने तमाम नाज़रीन से के तवस्सुत से और ख़ुद बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से एक गिला करना चाहता हूँ, एक शिकवा करना चाहता हूँ कि आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म साहब यकीनन मोहम्मद मालिक साहब के ये जो करप्शन की कहानियाँ हैं वो ज़रूर आपके मद्देनज़र होंगी, आपके पेश नज़र होंगी, आपकी नज़र से गायब नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी आपने इस जैसे जर्नलिस्ट को बुलाया और इस जैसे जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब दिया। वो गिरबान पकड़ने की बात करता है तो आपने बराह रास्त लाइव चूँकि नशर हो रहा था, आपने बराह रास्त ये कहना था कि पहले जाएँ, खुद को नीट एंड क्लीन करके आएँ। आपने जितना 25-25 एकड़्स के और I-8 में 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लाट्स जो हैं वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए, मिसयूज़ करते हुए आपने वो जो हड़प किए हैं सरकारी ख़जाने से, पहले वो ख़जाने में आज तो हालात बहुत ज़्यादा मौजू है, हमें ज़रूरत भी है, तो आप जमा कराएं, उसके बाद आके मुझसे सवाल करें और तब आपको मैं इस काबिल समझूंगा कि आपको सवाल का जवाब दिया जाए या न दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हैरत होती है मुझे कि इमरान खान साहब को किसने मशवरा दिया था कि ये करप्शन स्कैंडल्स हमारे सामने, इसी पे तो लड़ाई है हमारी दूसरी पार्टीज के साथ। तो अगर इन्हीं करप्ट लोगों से ही आपने तजावीज़ लेनी है, ठीक है, तो फिर ये इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। खैर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिर्फ अब ये महसूस हो रहा होगा कि इस मुल्क को लूटने वालों में सिर्फ PMLN पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, बल्कि हर एक ने अपने हिस्सा बकदरे जुस्सा इससे वसूल किया है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।